Hello, all dear class 11 student. So, in yesterday's part, we have completed with all the topics remaining in industry, right? And we have started with commerce. And आज का हमारा एजेंडा है auxiliaries to trade को डिटेल में समझना. ठीक है, हम चार्ट में मेनली आज इसके बारे में बात करेंगे. ट्रेड का तो सिंपल सिंपल सा मीनिंग यही था कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स. ठीक है, आज मेन हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर, यानी कि जो हमने हिंड्रेंस पढ़े थे ना लास्ट पार्ट में. अब इन हिंड्रेंस को हम पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल में, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंक्स और एडवर्टीजमेंट. इनको हम आज क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब तुम्हें पता ही है कि जब भी हमारी क्लास पूरी हो जाती है तब मैं साइड में ये लिखवाती हूँ कुछ चीज़ें. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि ठक ठक की आवाज़ ज़्यादा होने लग जाती है कीबोर्ड की, तो आप पहले से ही लिख लिया करो, हम समझने के बाद कॉपी कर लेंगे. तो मैं इसलिए पहले से ही लिख के लेके आई हूँ ये सब. ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें. मेनली आज का जो हमारा क्लास का फ्लो रहेगा वो रहेगा बुक से ही पढ़ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बुक में ही दी हुई है, तो इसके लिए मुझे अलग से पीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. कुछ चीज़ों में मैं पीपीटी फिर भी दिखाऊंगी, बट वी विल रीड फ्रॉम बुक फर्स्ट. ठीक है, तो अब मेरे पास है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का असेंशियल पार्ट है, मतलब कि अगर प्रोड्यूसर एंड बायर के बीच एक्सचेंज ही नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कॉमर्स कैसे आएगी, नहीं आएगी. तो इसलिए ट्रेड ज़रूरी है. इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ईदर फिजिकल और वर्चुअल. फिजिकल जैसे कि मैं हैंड डिलीवरी दे दूँ, वर्चुअल जैसे कि तुमने देखा होगा अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट की खरीदी हो, या फिर आजकल तो वैसे लोग पायरेटेड विंडो भी चलाते हैं, बट जिन्होंने की सीरियल की खरीदी हो तो वो वर्चुअल आती है हमारे पास. सॉफ्टवेयर के जो लिंक है वो वर्चुअल आते हैं. और कभी तुम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, लेक्चर होते हैं वो भी तुम्हारे वर्चुअल आते हैं, मतलब उसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती अनलेस अनटिल यू ऑर्डर फॉर अ पेन ड्राइव. गूगल ड्राइव तुम्हारी वर्चुअल रहती है. फिर उसके बाद है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर ब्रीवली डिस्कस्ड बिलो. अब इन्हें शॉर्ट में डिस्कस किया गया है हर एक चीज को. पहले हमने देखा था कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन. तो यहाँ हम पढ़ने वाले कि हाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन. एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है. मान लो जो मेरा कपड़ा है, कपड़े का जो मेन बिजनेस है वो कहाँ से आता है, सूरत से आता है. अब सारे जो कस्टमर है वो सूरत नहीं जा सकते, तो सूरत को अपना जो कपड़े का माल है वो दूसरी स्टेट्स में डिलीवर करना होगा, और वो कैसे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू करना होगा. और ट्रांसपोर्ट तुम्हें पता ही है, बाय एयर, रोड, ट्रेन, ओशन, इनके थ्रू होता है. ओशन वहां पे जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का केस है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन. द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग. कोस्टल शिपिंग का मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज के थ्रू हमें करना है. जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल है इसका, कस्टम पोर्ट्स. अब तुम्हें कस्टम पोर्ट्स दिखाती हूँ मैं कैसे होते हैं. ये मेरे पास कस्टम पोर्ट्स है. तुमने कभी साउथ मूवीज में देखा हो, जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और कुछ पोर्ट के सीन होते हैं वहां पे, जैसे ट्रेन के डब्बों के पीछे छुपने लग जाते हैं, ये वो कस्टम पोर्ट्स है. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये ट्रेन के डब्बे है, कोई ट्रेन के डब्बों के अंदर घुस जाता है, तो ये कस्टम पोर्ट हो गए. यहाँ से हमारी जो गुड्स है वो लेके आए जाते हैं ओवरसीज कंट्रीज से, तो ये कस्टम पोर्ट हो गए. देन उसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. अब ये मैंने तुम्हें इस लाइन का मतलब पिछली पीपीटी में भी समझाया था. एक बार हम पिछली पीपीटी में चल लेते हैं. यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, फैब्रिक, काफी बल्क क्वांटिटी में.
अब मैं उसको हाथ में तो उठा के नहीं लेके आ सकती, उसको मुझे फैक्ट्री तक पहुँचाना है, यानी कि रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस ऑफ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी मुझे कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा। और उसके बाद लिखा है कि जो मेरा जो गुड्स है मैन्युफैक्चर हो गया, मार्केट प्लेस में ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। और मार्केट प्लेस से कस्टमर के घर ले जाने में भी, जहाँ पे वो अल्टीमेट कंज्यूम होना है, वहां पे कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। तो इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद है अलोंग विथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेरे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जैसे मैंने तुम्हें ये कस्टम पोर्ट दिखाए थे, अब देखो ये कितना ज्यादा रश भरा एरिया होता है, रश यानी भीड़, पैर रखने की भी जगह ना हो। तो कस्टम अथॉरिटीज जो हमारी होती है वो बोलती है कि इफ यू आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यू शुड हैव फर्स्ट इन्फॉर्म्ड अस सो दैट वी कैन अरेंज स्पेस फॉर यू। यानी कि अगर आपको कोई इम्पोर्ट करना है तो हमें पहले से इन्फॉर्म कर दो, ताकि हम तुम्हारे लिए नेसेसरी स्पेस बना के रखें तुम्हारे गुड्स को अनलोड कराने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए। प्लस जो हम पार्सल भी बुक करते हैं, जैसे मीशो से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी मेरे पास किस दिन आने वाली है? उनसे मैसेज आता है ना, तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है कि योर गुड विल बी डिस्पैच्ड, योर गुड विल बी डिलीवर्ड ऑन दिस डेट। तो ये सब हो गए मेरे पास कम्युनिकेशन चैनल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कम्युनिकेशन चैनल का, पोस्टल सर्विसेज और टेलीफोन फैसिलिटीज। ठीक है, तो एक बार मैं इस चीज़ को थोड़ा समराइज कर देती हूँ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन, एक लोकेशन पे होता है और उस लोकेशन से मुझे प्रोडक्शन की लोकेशन पे पहुंचाना है तो भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, और प्रोडक्शन की लोकेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो भी मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये था। फिर उसके बाद मुझे कम्युनिकेशन भी चाहिए सो डैट मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकूँ कि तुम्हारा गुड्स रेडी है डिलीवरी के लिए, या फिर तुम्हारा गुड्स इस रास्ते पे है। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए पीपीटी भी बनाई है एक। जैसे ये मैंने तुम्हें बताया ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है इंडियन कस्टम पोर्ट, जैसे कि आउटसाइड इंडियन बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और बाय रोड हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, और बाय ट्रेन हो सकता है, और अदर मोड्स भी हो सकते हैं। जैसे पोस्टमैन अपनी साइकिल पे आता था चिट्ठियां देने के लिए, अब तो खैर चिट्ठियों वाले जमाने गए। और इन सबके बीच क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटीज किसके लिए? अब मैंने तुम्हें इसी पीपीटी में एग्जांपल दिया था कि जो मेरा ये टेलर है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, बट उसकी जेब क्या थी? खाली थी। और उसकी जेब खाली होने की वजह से उसको कहाँ पे जाना पड़ा लोन लेने के लिए? बैंक जाना पड़ा, सो दैट ही कैन परचेज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द शर्ट फ्रॉम द फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज कांट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल। फंड्स अवेलेबल नहीं हो गए हमारे पास, हमारी जेबें खाली होगी तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो और फंड्स हमें किस लिए रिक्वायर्ड है? पहला, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। जैसे टेलर के केस में मुझे क्या चाहिए होगी? स्टिचिंग मशीन चाहिए रहेगी। परचेज रॉ मटेरियल, कॉटन, फैब्रिक्स, थ्रेड, और मीटिंग अदर एक्सपेंस। अब हो सकता है कि मैं एक इंडिविजुअल टेलर नहीं हूँ, मैं टेलर्स की हेड हूँ, और मेरे नीचे ट्रेनीज काम करते हैं और मुझे उनको सिखाना होता है, प्लस उनको कुछ पैसे भी देने होते हैं, तो वो हो गया मेरा सैलरी एक्सपेंस। और मैं उनको अंधेरे में बैठ के तो काम नहीं कराने वाली, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी जाएगा। प्लस मैं 24 आवर की सर्विस उनसे नहीं ले सकती बिना उनको खाए, कुछ खाए पिलाए। तो टी एंड कॉफी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मतलब ये मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी एक आधे एग्जाम्पल दिया है, इसे कनेक्ट करके तुम और एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं मीटिंग अदर एक्सपेंस में। तो ये हो गया हमारा फंड्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया है, तुम्हें हैवी मशीनरी चाहिए हो सकती है। एसेट्स में मेरे पास क्या क्या आता है?
जो कि मुझे वैल्यू एडिशन देती है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन देती है फ्यूचर में मुझे, जिससे कि मैं रेवेन्यू कमा सकूं। ठीक है, एग्जैक्ट तुमने डेफिनेशन अपनी अकाउंटेंसी की बुक में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जैसे लैपटॉप हो गए, एक क्रेन हो गई, ये सब क्या है, एसेट है। और फंड्स मुझे क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी चाहिए, और किस लिए चाहिए, अदर एक्सपेंस मीट करने के लिए भी चाहिए। अब इस फंड को किस फॉर्म में मुझे बैंक दे सकती है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक, कैसे, लोन, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, या कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक ही होती है। इसका क्या मतलब है, जितना भी आपके बैंक में बैलेंस है, जितना भी आपके आपके अकाउंट में बैलेंस है, उससे ज़्यादा विड्रॉवल की लिमिट आपको अलाउ की गई है, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ चेक। मान लो किसी पार्टी ने मुझे चेक में पेमेंट की है, ठीक है, मैंने किसी को सामान बेचा था, उसने मुझे पेमेंट चेक के थ्रू की है, एंड वो चेक कलेक्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो काम भी मेरे लिए बैंक करके दे देती है, चेक की पेमेंट को कलेक्ट करके लेके आ जाती है कस्टमर से, और कुछ चार्जेस अपने काट लेती है। फिर उसके बाद रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस का मतलब मैंने किसी से गुड्स खरीदे हो सकते हैं, तो वहां पे वो मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देगी ट्रेड क्रेडिटर्स को। और ऊपर क्या था, ट्रेड पे रिसीवेबल्स थे मेरे पास। फिर उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये तुम अपनी 11th क्लास की बुक में पढ़ चुके होगे अकाउंटेंसी में, या फिर पढ़ना बाकी होगा, लास्ट के चैप्टर है ये कुछ, जिसमें कि हम एवरेज ड्यू डेट वगैरह निकालते हैं, 3 डेज ग्रेस पीरियड वगैरह। तो उसमें था कि मान लो किसी को मैंने सामान बेचा, अब उसके पास पैसे फिलहाल के लिए नहीं थे और प्लस चेक भी नहीं था, तो उसने मुझे एक बिल बना के दे दिया कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने बाद इतने पैसे अदा कर दूंगा, इतने पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन मुझे उन पैसे की रिक्वायरमेंट 3 महीने से पहले ही थी, मेरी जो वर्किंग कैपिटल थी वो ब्लॉक पड़ी थी उन बिल्स में। तो मैंने क्या किया, बैंक के पास गई, उस बिल को दिखाया, और उसने मुझे डिस्काउंट करके दे दिया। डिस्काउंट मतलब कि मुझे उस बिल को लिक्विड करके दे दिया, कैश फॉर्म में चेंज करके दे दिया। लेकिन क्योंकि अब बैंक को उससे कलेक्ट करना पड़ेगा डेटर से पैसे, तो बैंक अपनी सर्विस फीस भी तो काटेगा, जिसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं, और वो उसने 200 रुपये काट लिए। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, जिसकी की अकाउंटिंग तुम अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सीखते हो। तो ये हो गया मेरे पास बैंक एंड फाइनेंस। तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देती हूँ। बैंक एंड फाइनेंस में हमारे पास आ जाएगा कि जो एक्टिविटीज है मैंने अंडरटेक करने के लिए फंड्स चाहिए, और फंड्स मेरे पास किस किस फॉर्म में यूटिलाइज करने होंगे, एसेट परचेज में, रॉ मटेरियल में, और अदर एक्सपेंसेस में। और ये जो फंड्स है मेरे पास किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं लोन की फॉर्म में, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कलेक्शन ऑफ चेक, रेमिटेंस ऑफ फंड, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, तो अब थोड़ा-सा मैं पॉज़ दे देती हूँ, तुम ये चीज़ें साइड में लिख लो। जैसे रेफर पीपीटी हिंड्रेंस वाली जो थी, फिर उसके बाद कस्टम कोड, और यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी में ये सब लिख लो। ये स्पेस मैंने तुम्हें इसलिए ही अलॉट किया है ताकि तुम इसको यूटिलाइज़ कर सको। अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का भी मैंने काफ़ी सारी कहानी तुमको बता रखी है कि मेरे बिज़नेस में चोरी हो गई, एम्प्लॉइज़ ने कुछ चुरा लिया, या फिर मटेरियल लीक हो गया, फायर लग गई। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंश्योरेंस। और तुमने अगर कभी सुना हो तो इंश्योरेंस मैं सिर्फ अपने गुड्स का नहीं करती, अगर मेरे पास जो स्टार एम्प्लॉयज होते हैं या फिर कोई की मैन होता है, की मैन मतलब कि जिसके दम पे बिजनेस चल रहा है, मैं उसके नाम पे भी इंश्योरेंस ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार पहले पढ़ते हैं। इंश्योरेंस हिंड्रेंस किस चीज की निकालते हैं, रिस्क की। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। कैसे कैसे, फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज, एक्ट ऑफ कोड। जैसे कि मेरा जो कार था वो बिजनेस प्रीमाइसिस के बाहर खड़ा था पार्किंग में, एंड वहां पे अचानक से तूफान आया और पेड़ मेरी कार के ऊपर गिर गया। तो ये हो गया एक्ट ऑफ कोड, यहाँ पे किसी इंसान ने नहीं किया,
ये नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हुआ। देन उसके बाद है मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक। गुड्स हेल्प नहीं आएगा यहाँ पे, हेल्ड आएगा, हेल्ड कर लेना इसको। मटेरियल एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। जैसे कि जो मेरे गुड्स होते हैं वो ट्रांजिट में होते हैं, उनका मुझे लॉस का भी डर रहता है, चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, लिक्विड फॉर्म में तो लीक ना हो जाए, या फिर बारिश आ रही है तो वहाँ पे जैसे सीमेंट वगैरह हो गई तो वो खराब हो जाएगी बारिश में, तो इस चीज़ का भी मुझे डर रहता है। प्लस employees are also to be protected against risk of accident and occupational hazards। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे काम है जिसमें कि हैवी मशीन यूज होती है, गलती से हैवी मशीन में जैसे पेपर कटिंग की मशीन हो गई, अब मेरा जो लेबर था वो काम कर रहा था, उसका ध्यान कहीं और था या फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो बाय चांस उसका जो हैंड है वही डैमेज हो गए उस मशीन की वजह से, तो वहां पे भी मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ता है उस वर्कर को कंपनसेट करने के लिए। वैसे तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाली हूँ, बट कभी कभी एक्सीडेंटल सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और यहाँ पे ये तो मैंने तुम्हें बताया ऑपरेशनल लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। और प्लस मैंने एक और बताया था कि जिसके दम पे मेरा बिजनेस चल रहा है, जिसके आइडियाज इनोवेशन की वजह से, जिसके दिमाग की वजह से, जिसके स्किल की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, उस पर्सन का भी मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे इंश्योरेंस। जैसे कि सीईओ, सीएफओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनका भी मैं क्या ले सकती हूँ, इंश्योरेंस ले सकती हूँ। Insurance provide protection in all such cases. On the payment of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury, if any, can be recovered from the insurance company। इसमें बोला है कि मैं इंश्योरेंस ले सकती हूँ एक नॉमिनल से प्रीमियम की पेमेंट करके, जिसको कि मुझे क्लेम मिल सकता है, रिकवरी मिल सकती है अगर मुझे डैमेज हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये मेरा हो गया इंश्योरेंस। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में मेरे पास क्या आएगा, ये मैंने वैसे तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे मेरे पास सरप्लस स्टॉक बच जाता है या फिर मैंने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है नेक्स्ट सीजन में गुड्स को बेचने की, तो वहां पे मुझे अपने मटेरियल को वेयर हाउस करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, सो डेट वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर प्रोडक्शन ही तुरंत मेरे गुड्स जो है वो कंज्यूम नहीं होने वाले हैं। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब जरूरत होगी तब तक मैं उसको वेयर हाउस से निकालने वाली हूँ। वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। स्टोरेज की फैसिलिटी अवेल करता है। ठीक है, प्राइस आर देयर बाय मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जब जब सप्लाई में जब जब मेरी डिमांड बढ़ेगी तब तक तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। और इसमें क्या बोला है, अब इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्टॉक्स को मार्केट में से निकाल लेते हैं और वेयर हाउस में डाल देते हैं जब तक कि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि प्राइस भी बढ़ जाए, एंड देन बढ़े हुए प्राइस पे वो अपने सामान को बाहर निकालते हैं वेयर हाउस से ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके। उसको क्या बोलते हैं हम, होर्डिंग बोलते हैं। तो ये मैल प्रैक्टिस है बिजनेस में जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन को हम थोड़ा सेपरेटली देखेंगे, पहले हम पहले 4 पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सबसे पहले था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे जो मेरा ट्रांसपोर्ट है वो बाय रोड, रेल, कोस्टल शिपिंग, एयर हो सकता है। प्लस इसमें जो मेरा रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्शन के उसको परचेज के प्लेस से प्रोडक्शन के प्लेस पे पहुंचाना होता है, प्लस फिर प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस पे पहुंचाना होता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद था
और यहाँ एग्जाम्पल दिया था पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम फैसिलिटी का, कम्युनिकेशन में टेलीफोन फैसिलिटी का। फिर उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में था कि मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एसेट पर और रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंस को मीट करने के लिए। और इसमें बोला था बैंकिंग हेल्प करती है फाइनेंस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अब किस फॉर्म में, या तो वो लोन दे सकती है, या कैश क्रेडिट दे सकती है, या कलेक्शन ऑफ चेक दे सकती है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये साइड में तुमने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है, बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इसमें मैंने तुम्हें डैमेज का बताया था, फायर का बताया था, चोरी का बताया था, और की मैन इंश्योरेंस का बताया था, प्लस लेबर का इंश्योरेंस बताया था, वो पेपर कटिंग मशीन और डैमेज वाला एग्जाम्पल देके। देन उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में तुम लिख सकते हो कि स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको इमीडिएटली कंज्यूम ना किया जाए। और इसका डिसएडवांटेज है होर्डिंग, जिसको कि तुम साइड में लिख सकते हो, ये पेपर में भी लिख सकते हो। ये पहली चीज है जो मैंने तुम्हें बोला है, पेपर में लिख सकते हो। एंड देन स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी और सीईओ सीएफओ के एग्जाम्पल को भी तुम पेपर में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में छोटा सा पार्ट बनेगा, उसमें हम एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन समझने वाले हैं। तो होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि पब्लिक रिलेशन जो कि हमारा पेंडिंग चल रहा था। क्या पेंडिंग चल रहा था, लेकिन ऑक्सिलरीज जो ट्रेड में फिफ्थ पॉइंट। तो यहाँ पे इसके लिए मैं तुम्हारे लिए पीपीटी लेके आई हूँ। तो अब मेरे पास क्या है, मैं अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर सकती हूँ, किस तरीके से पोटेंशियल कंज्यूमर, पोटेंशियल इन द सेंस कि फ्यूचर बायर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को ले। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली मेरे पास एडवर्टीजमेंट एंड सेकंड इज पब्लिक रिलेशन। एडवर्टीजमेंट जो है वो हमेशा मेरी पेड होती है, यानी कि मुझे उसको कराने के लिए क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, पैसा मांगता है जनता, जनता नहीं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी। फिर उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जो है मतलब कि मैंने ऑर्गेनिकली बाय वर्ड ऑफ माउथ से मैंने एडवर्टीजमेंट की, जो कि अनपेड होती है। अब मुझे बोलने में क्या जा रहा है, कम एंड ज्वाइन अंजलि जैन क्लासेस, एक्सेल योर विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। तो इसमें तो मेरा पैसा नहीं लगा ना। और यही चीज अगर मैं किसी एजेंसी को देती, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देती, या न्यूज़पेपर में छपवाना होता मुझे, या फिर किसी मैगजीन में छपवाना होता, तो इसके लिए मुझे पैसा देना पड़ता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, जहाँ मुझे पैसा देना पड़ रहा है, और पब्लिक रिलेशनशिप जहाँ मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा, मैं फ्रीली अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर पा रही हूँ। तो वो मेरे पास क्या है, पब्लिक रिलेशन है। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाते हैं प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, जो डांस वगैरह करके दिखा देते हैं कि देखो कितना कंफर्टेबल है ये जीन्स और वो सब। यूट्यूब पे भी काफी रील्स चलती है। तो वो क्या है, मेरे पब्लिक रिलेशन है। कुछ पेड भी होता है, कुछ अनपेड होता है, बट मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, अनपेड पब्लिक रिलेशन की। और जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गई इन्हीं चीजों में, तो वो क्या बन जाएगा, पेड एडवर्टीजमेंट। अब तुम्हें ये न्यूज़पेपर तो देखने से ही पता चल रहा है, ये मैगजीन है, फैशन जर्नल। और ये मेरे पास क्या है, ये एक दरवाजा है, किस चीज का, होटल का दरवाजा है। होटल के दरवाजे पे एक टैग लगा होता है, और इस टैग में भी काफी कंपनीज की एडवर्टीजमेंट होती है, कि जैसे कि लॉन्ड्री की चीजें हो गई, टॉवल्स हो गए। तो इसमें एडवर्टीजमेंट लगाए कि आप टॉवल यहाँ से खरीदिए, कोई भी एक फेमस शॉप या ब्रांड। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट होती है। अब एडवर्टीजमेंट को थोड़ा और समझाने के लिए फनी वे में तुम्हारे पास मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। दिस इज, हियर वी गो। ये एक इंश्योरेंस की एडवर्टीजमेंट है, पीएनजी कंपनी की। इसको ध्यान से सुनो तुम। इसमें मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी, ये वैसे ही शॉर्ट है। इसमें एक जादूगर है, वो जादूगर बोल रहा है कि आदमी को कबूतर, कबूतर को आदमी बनाएगा।
बस यहाँ पे ये जो कबूतर बनाया था इंसान को, अब वो दूसरे कबूतर के साथ मिल गया, पहचान में नहीं आ रहा कि वो था कौन। तो यही पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है देखो। एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ, गेट इंश्योर्ड। एक फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट थी जो कि कभी ऐसा पॉसिबल है नहीं कि जादूगर जो है इंसान को कबूतर बना दे, बट इन्होंने इस चीज को फैंटेसाइज किया, इस चीज को और ज्यादा एग्जरेट किया, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी। अब जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट है वो बिजनेस मोटिव से भी हो। मैंने तुम्हें लास्ट पार्ट में एक SDG का कॉन्सेप्ट बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एंड ESG, एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पे एक एडवर्टीजमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की पॉलिसी की वजह से HUL ने निकाली थी, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड ने। तो वो कुछ इस तरीके से थी, उसको अवार्ड भी मिला था। एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। तो यहाँ देखो HUL ने क्या लिखा, ईच वन ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाटर मीन्स टू इंडियन विलेजेस, ओनली देन कैन वी ट्रूली हेल्प। हिंदुस्तान यूनिलीवर through its initiative has managed to save 450 billion liters of water. You can help in a simple way. Have a shorter shower, turn off the tap, start saving water, help a village quench its thirst. यानी कि एक गांव जो है अपनी प्यास मिटा सके, उनको हेल्प करो इन छोटी छोटी इनिशिएटिव्स को यूज करके। तो कॉर्पोरेट जो एडवर्टीजमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है। तो ये मैंने थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिकली समझाया। अब थोड़ा इसको हम थियोरी वे में देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एडवर्टाइजिंग इज व्हाट यू पे फॉर। एडवर्टाइजिंग वो है जिसके लिए तुम पे करते हो, यानी तुम्हें पता है, अच्छा हाँ ओके ओके, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है। एंड PR इज व्हाट यू प्रे फॉर। PR क्या है, जिसके लिए तुमने दुआ मांगी थी। बोथ एडवर्टीजमेंट एंड PR एक्टिविटीज आर द टूल्स टू कॉमर्स। अब ये पहली चीज है जहां तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि NCERT बुक में भी की गई है, PR को पब्लिक रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो both advertisement and PR activities are the tools to commerce, influence and promote your product, जो कि हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस भी करती है, प्रमोट भी करती है, सर्विसेज और एन आइडिया टू यू, टू योर पोटेंशियल कस्टमर एंड मोटिवेट योर टारगेट कस्टमर, यू को योर कर लेना, टू रिकॉग्नाइज योर अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ मार्केट प्लेस। फिर उसके बाद है, फॉर प्रमोटिंग सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी टूल्स अबाउट देयर
अब एडवर्टाइज़मेंट में हम क्या देखते हैं, जैसे लक्स का साबुन है, लक्स के साबुन के एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस किसको देते हैं, इसमें खुशबू आती है, इसमें चेहरा महक जाता है, तो क्वालिटीज़ बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, अफोर्डेबल है या कैसा है टू पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जिन्होंने अभी बाय नहीं किया है बट दे वांट टू बाय। Also, there is need to persuade potential customer and buyer about the utility, feature, quality, price, competitive information कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, about the goods and services, etc. The publicity of such attributes of product and services are done using various techniques of maintaining public relation tools. The popular PR tool is the use of press release in print एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई। यूट्यूब भी सोशल मीडिया ही है रील्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंड्यूसिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम। इंड्यूसिंग यानी कि एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उसको थोड़ा-सा लालच देना, उसको इन्फ्लुएंस करना कि वो उस चीज़ को खरीदे, कि देखो कितनी अच्छी है, ओके रिपोर्ट है। तो एडवर्टाइज़मेंट आर ऑलवेज़ अ पेड एक्टिविटी। एडवर्टाइज़मेंट क्या है? हमेशा एक पेड एक्टिविटी है, जो कि प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया में दी जा सकती है। प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गई, नॉन प्रिंट मीडिया जैसे कि टेलीविज़न शो हो गया, ठीक है? और पीआर एक्टिविटी क्या है? ऑन द अदर हैंड, PR activities are normally unpaid, where business enter into a strategic communication to build a mutually beneficial relationship। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू लेते हुए अपने नाम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। जैसे मैं ना अपनी ना वही ब्रांडेड शर्ट पहन के आई थी जो कि मेरी कंपनी बनाती है, तो मैंने थोड़ा सा ना अपनी, और घड़ी मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने घड़ी को भी अच्छे से पोज बना के दिखाया कि लोगों को मेरी घड़ी दिखे कि देखो ये किस ब्रांड की है। तो वो सब क्या है, वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो अब शॉर्ट में मैंने तुम्हें पहले लिखवा ही दिया है, तो अब वेट तो करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लो। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशनशिप हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए हम क्या क्या बता सकते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, एप्लीकेशन यानी कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है और हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। फिर उसके बाद पीआर में पब्लिक इंटरव्यू हो गया। अब मेन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज पेड, पब्लिक रिलेशन अनपेड। और मैंने यहाँ पे तुम रेफरेंस के लिए लिख लो, एक सीएसआर एक्टिविटी के हिसाब से मैंने तुम्हें बताया एचयूएल की एडवर्टाइजमेंट सोशल अवेयरनेस की वजह से, और एक इंश्योरेंस कंपनी की बताई। इसमें लिख सकते हो जादूगर एंड कबूतर। ये पेपर में नहीं लिखना, तुम्हारी याद करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब हमारा चैप्टर जो है वो ज़्यादा नहीं रहता, 6 ही पेज का रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हो गया, उसके बाद बिजनेस रिस्क हमें पढ़ना है, बिजनेस रिस्क के बाद नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस बेसिक फैक्टर, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। 4 टॉपिक रह जाते हैं, बाकी अपना हो चुका है। मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ जिसकी वजह से लग रहा है टाइम। तो अब डिटेल वो तुम्हारी मर्जी है, तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखो या फिर कैसे भी देखो, मेरा काम तुम्हें पूरी नॉलेज देना है। तो आज के लिए इतना बहुत है, प्लस तुम्हें एक बार फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें भी थी ना, वो भी हो चुकी है पूरी। स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हम कॉन्सेप्ट कर चुके, फीचर्स कर चुके, कंपैरिजन कर चुके, यानी मेरा बेसिक जो है वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्री भी हमने पूरी पढ़ ली थी।
आज कॉमर्स भी हमारा पूरा खत्म हो चुका है, कल से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे हम अपनी संवाद समाप्त करते हैं।